आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है भारत की जीवन धारा, भूगोल से भू राजनीति तक। और आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हाँ, हम नदियों को केवल पानी के साधारण बहाव या किसी वाटर बॉडी के रूप में नहीं देखने वाले हैं। एकदम। इसके बजाय हम इस बेहद जटिल हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क का एक गहरा स्ट्रेटेजिक विश्लेषण करेंगे। देखिए, अगर हम अंतरिक्ष से भारत को देखने की कल्पना करें और एक ऐसा सिनेमैटिक 3D फिल्टर लगा दें जो सिर्फ पानी को दिखाए, तो यह नज़ारा किसी इंसान के नर्वस सिस्टम या धमनियों के जाल जैसा दिखेगा, है ना? बिल्कुल। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक वो चमकती हुई नीली रेखाओं का एक नेटवर्क जो पूरे उपमहाद्वीप को जिंदा रखे हुए है। और ये जो जिंदा रखे हुए है वाली बात है, ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है। ये एक बहुत ही कठोर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सत्य है। एकदम सही बात है। जब हम इन नदियों को देखते हैं तो हम सिर्फ पानी नहीं देख रहे होते, हम एक पूरे देश की ऊर्जा, उसके इतिहास और उसके भविष्य को बहते हुए देख रहे होते हैं। हाँ, और हमारी स्रोत सामग्री इस बात का बहुत गहराई से विश्लेषण करती है कि आखिर नदियां किसी राष्ट्र की रीढ़ क्यों होती हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 स्तंभों का जिक्र है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला स्तंभ है खाद्य सुरक्षा, मतलब खेती और सिंचाई। हाँ, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो सिंधु घाटी सभ्यता या आर्य सभ्यता का पूरा विकास ही इन नदी घाटियों के इर्द गिर्द हुआ। और आज भी हमारे सबसे सघन कृषि क्षेत्रों का पोषण इन्हीं नदियों के भरोसे है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ, ऊर्जा और परिवहन। तो जो आज का भारी औद्योगिक विकास है, हाँ, या जो जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन है, वो पूरी तरह से इसी जल प्रवाह पर टिका है। और तीसरा स्तंभ कौन सा है? मुझे लगता है वो सबसे जटिल होगा। बिल्कुल, वो है सामरिक सुरक्षा। नदियां सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान बनाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय जल कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी होती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम अक्सर नदियों को सिर्फ खेती या बाढ़ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये तो इकोनॉमी और सिक्योरिटी का पूरा ब्लूप्रिंट है। एकदम। अगर हम स्क्रीन पर एक यथार्थवादी 3D मॉडल की कल्पना करें जहां एक नदी डेल्टा बनाती हुई समुद्र में मिल रही हो, हाँ, और वहां से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा के डेटा पॉइंट्स पॉपअप हो रहे हो। बिल्कुल, वो पूरा नज़ारा हमें बताता है कि ये एक साधारण बहाव नहीं है। खैर, अगर हम इस पूरे नेटवर्क को समझना चाहें तो शुरुआत भूगोल से करनी होगी। इन नदियों को उनके उद्गम यानी वे कहाँ से निकलती हैं, इसके आधार पर कैसे बांटा गया है। स्रोत सामग्री में भारतीय नदी प्रणालियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है हिमालयी नदियां, जो हिम नदों यानी ग्लेशियरों और बारिश दोनों से पानी पाती हैं। हाँ, इसलिए ये 12 मासी होती हैं, यानी इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, जो दक्षिण के पठारों से निकलती हैं। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर होती हैं, इसलिए इनकी प्रकृति मौसमी होती है। और तीसरी श्रेणी तटीय नदियों की है। इनकी लंबाई कम होती है और ये सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। और चौथी श्रेणी थोड़ी अजीब है ना, क्योंकि वे नदियां कभी समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है। जी हाँ, वो अंतस्थलीय नदियां हैं। ये जमीन पर बहते हुए ही मरुस्थलों या झीलों में गायब हो जाती हैं, जैसे राजस्थान की लूनी नदी। ये वर्गीकरण तो ऐसा है जैसे हम 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की बात कर रहे हों। एकदम। ये मुझे द ग्रेट डिवाइड की याद दिलाता है। उत्तर की हिमालयी नदियां और दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों के बीच का ये विभाजन आखिर इतना बड़ा क्यों है? देखिए, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये अंतर केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। इन दोनों के बीच 3 बहुत बड़े अंतर हैं। पहला है जल स्रोत। मतलब पानी आता कहाँ से है? हाँ, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हिमालयी नदियां उस ट्रस्ट फंड वाले इंसान की तरह हैं जिसके पास ग्लेशियर रूपी पुश्तैनी संपत्ति है। अच्छा, मतलब बारिश हो या ना हो, उनके पास ग्लेशियर पिघलने का एक फिक्स्ड रिजर्व है। बिल्कुल। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों पूरी तरह से मंथली सैलरी पर निर्भर है। उनका बैंक बैलेंस सीधा मॉनसून पर टिका है। क्या बात है! ये ट्रस्ट फंड बनाम सैलरी वाला उदाहरण बहुत सटीक है ना? दूसरा अंतर है प्रवाह की प्रकृति। हिमालयी नदियों में गर्मियों में भी निरंतर बहाव बना रहता है। हाँ, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं। सही कहा। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव गर्मी आते आते बहुत कम हो जाता है। और तीसरा अंतर है भू आकृति। भू आकृति
यानी जमीन की बनावट नदियों को कैसे कंट्रोल करती है। बिल्कुल। हिमालयी नदियां मिट्टी और गाद से भरे विशाल मैदानी इलाकों से बहती हैं, इसलिए वे अपना रास्ता बदल सकती हैं, विशाल बेसिन बना सकती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां तो कठोर दक्कन के पठार से होकर गुजरती हैं। हाँ, वे एक तरह से चट्टानों के बीच कैद होती हैं, उसी कठोर संरचना द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर हम इसे सिनेमैटिक अंदाज में विजुलाइज करें तो एक तरफ हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ दिखेंगे और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय भारत का कठोर पठार। एकदम। और अगर हम इन हिमालयी दिग्गजों की बात करें तो इनका दायरा हैरान करने वाला है। हाँ, इनमें प्रमुख हैं सिंधु और गंगा, जो गंगोत्री या भागीरथी से निकलती है। यमुना का उद्गम बंदरपूत शिखर से होता है और ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे त्सांग को कहा जाता है ना। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में कुछ रणनीतिक सहायक नदियों का भी जिक्र है, जैसे सुबनसिरी, जिसे स्वर्ण नदी कहते हैं, लोहित, तीस्ता और मानस, जो सीमा पार सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे इलाकों से बहती हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। और अगर हम उस मंथली सैलरी वाले सिस्टम यानी प्रायद्वीपीय धमनियों की तरफ आएं तो वे कैसे काम करती हैं? कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में मार्बल रॉक्स की गहरी भ्रंश घाटियों मतलब रिफ्ट वैली से गुजरती है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां? वे समुद्र में मिलने से पहले विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनमें गोदावरी सबसे प्रमुख है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसके साथ कृष्णा और कावेरी भी हैं। बिल्कुल। इनके अलावा साबरमती, स्वर्ण रेखा, दामोदर, तुंगभद्रा, महानदी और पेरियार जैसी नदियां भी हैं। स्रोत में इन नदियों की एक दिलचस्प रैंकिंग भी दी गई है लंबाई के हिसाब से। हाँ, भारत की 10 सबसे लंबी नदियों का क्रम है: गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और आखिर में ताप्ती। अगर हम इसे एक मेटालिक 3D लिस्ट के रूप में स्क्रीन पर स्लाइड होते हुए देखें तो इनकी लंबाई किलोमीटर में चमकती हुई दिखेगी। बिल्कुल, वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल विजुअल होगा। लेकिन यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि सुनने में ये जल नेटवर्क बहुत ही संतुलित लगता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब नदियों के प्राकृतिक बहाव को इंसान की खींची हुई राजनीतिक रेखाएं काटती हैं। जब पानी सीमित हो और मांग बढ़ रही हो तो ये टकराव कैसे पैदा करता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये टकराव अपरिहार्य है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कावेरी जल विवाद, जो 150 सालों से चल रहा है। जी, इसकी जड़ें 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच हुए समझौतों में है। तो असल में ये झगड़ा किस बात का है? पानी इतना कम पड़ गया है क्या? स्रोत के अनुसार कावेरी बेसिन में कुल 740 टीएमसी पानी की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि टीएमसी का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट होता है। तो इस 740 टीएमसी का बंटवारा कैसे होता है? विभाजन इस तरह है: तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसी, कर्नाटक के लिए 284.75 टीएमसी, केरल के लिए 30 और पुडुचेरी के लिए 7 टीएमसी। अगर हम इसे एक 3D पाई चार्ट में देखें तो गणित के हिसाब से बंटवारा एकदम सही लगता है। हाँ, लेकिन असली समस्या तब आती है जब मानसून कमजोर पड़ जाता है। यादें हमने मंथली सैलरी की बात की थी। बिल्कुल, जब बारिश ही कम होगी तो 740 टीएमसी पानी बनेगा ही नहीं। एकदम सही। ऐसे समय में कर्नाटक, जहां से नदी शुरू होती है, पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त करता है, क्योंकि उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। हाँ, और यहीं से टकराव शुरू होता है, क्योंकि तमिलनाडु के किसान भी उसी पानी पर निर्भर हैं। ये तो राज्यों के बीच की लड़ाई हुई, लेकिन एक संघर्ष और भी है जो स्रोत में बहुत गहराई से बताया गया है। आप विकास और विस्थापन के टकराव की बात कर रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर रहा हूँ। 1985 में मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसका मूल कारण विस्थापन ही था ना? बिल्कुल। जब एक विशाल बांध बनता है तो पीछे का बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब जाता है। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। और इस आंदोलन का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। नहीं, इसका वैश्विक प्रभाव बहुत व्यापक था। जब शिकायतें विश्व बैंक तक पहुंची तो उन्होंने मोर्स आयोग का गठन किया। मोर्स कमीशन? हाँ, मोर्स आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुनर्वास की कमियों को उजागर किया
और इसके बाद 1993 में विश्व बैंक को इस परियोजना से हटना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो एक बांध का वायर फ्रेम अचानक एक सरकारी ब्लूप्रिंट में बदल जाए जिस पर मोर्स कमीशन की मोहर लग रही हो। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक विरोध नहीं था। इस आंदोलन ने भारत में 2 चीजों को मजबूती से स्थापित किया। कौन सी 2 चीजें? पहला, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले देखना कि पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। और दूसरा है पुनर्वास एवं पुनरुत्थान यानी RNR नीतियां, मतलब विस्थापित लोगों को नई जगह कैसे मिलेगी। तो EIA एक तरह से किसी बड़ी सर्जरी से पहले होने वाला फुल बॉडी चेकअप है। एकदम सटीक एनालॉजी है। लेकिन देखिए, समस्याएं बहुत गहरी हैं। राज्यों का झगड़ा, विकास बनाम पर्यावरण। तो सवाल ये है कि क्या इन चुनौतियों का कोई आधुनिक समाधान है? स्रोत में इनलेट से लेकर आउटलेट तक नदियों के डिजिटल उपचार की बात कही गई है। ये डिजिटल हाइड्रोलॉजी क्या चीज है? क्या हम किसी नदी का इलाज कर सकते हैं? डिजिटल उपचार का मतलब है आधुनिक तकनीक और डेटा के जरिए जल प्रदूषण को ठीक करना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG इसका बड़ा उदाहरण है। स्रोत में इसके कुछ आंकड़े भी हैं ना? हाँ, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि 28 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें हम STP कहते हैं, पूरे किए गए। और इस पर निवेश कितना हुआ? कुल 4700 करोड़ रुपए का निवेश। वाओ! और इसका असर क्या हुआ? इसका सीधा असर ये हुआ कि जल शोधन क्षमता में 538.03 MLD की वृद्धि हुई। MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन। मतलब हर रोज इतना गंदा पानी साफ करके नदी में छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। प्रमुख शहरों की बात करें तो आगरा में 166 MLD, वाराणसी में 55 MLD और प्रयागराज में 43 MLD क्षमता जोड़ी गई है। अगर हम मैप पर इन शहरों के ऊपर चमकदार सिलेंडर्स में ये डेटा उभरते हुए देखें तो ये बहुत इंप्रेसिव लगता है। लेकिन एक सवाल है। जी, पानी की क्वालिटी लगातार मापी जाती है। तो ये स्मार्ट वॉच नापती क्या है? मुख्य रूप से 3 पैरामीटर। पहला है pH लेवल, जिससे पता चलता है कि पानी कितना अम्लीय या क्षारीय है। दूसरा है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। BOD असल में क्या है? देखिए, अगर पानी में जैविक कचरा है तो बैक्टीरिया उसे खाएंगे। इस प्रोसेस में वो पानी की ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो जलीय जीव मर जाएंगे। बिल्कुल। इसी ऑक्सीजन की जरूरत को BOD कहते हैं। इसका कम होना मतलब इकोसिस्टम स्वस्थ है। समझ गया। और तीसरा पैरामीटर? तीसरा है TSS यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये पानी में तैरता हुआ वो सूक्ष्म कचरा या मिट्टी है जो पानी को धुंधला बनाता है। और अगर पानी धुंधला होगा तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं जाएगी। एकदम सही। इन चीजों को ट्रैक करने के लिए ग्रीन डैशबोर्ड और गंगा पल्स पब्लिक पोर्टल का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कोई भी डेटा को छुपा नहीं सकता। हाँ, पारदर्शी और वास्तविक समय में निगरानी हो रही है। अगर स्क्रीन पर एक फ्यूचरिस्टिक गंगा पल्स डैशबोर्ड उभर कर आए जहां ये मीटर्स रियल टाइम में चल रहे हों, तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तकनीक ने निश्चित रूप से हमें मजबूत हथियार दिए हैं, लेकिन यहाँ बात थोड़ी तनावपूर्ण भी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में। हाँ, जब नदियां किसी एक देश के भीतर बहती हैं तब तो हम डैशबोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन जब वे सीमा पार करती हैं तो ये कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में सिंधु जल संधि का बहुत गहरा रणनीतिक विश्लेषण है। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये संधि हुई थी। हाँ, और इसे दुनिया भर में जल सहयोग का एक बेहद सफल ऐतिहासिक मॉडल माना जाता था। 3 बड़े युद्ध हुए, लेकिन ये संधि कायम रही। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि 2025 आते आते परिदृश्य बदल गया। जी, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एक कड़ा रणनीतिक रुख अपनाया। संधि को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है ना? बिल्कुल। पाकिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत द्विपक्षीय रुख पर अडिग रहा। स्रोत में एक बहुत ही कड़ा कूटनीतिक सिद्धांत दिया गया है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम बस उस भू राजनीतिक स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो PDF में दी गई है। हाँ बिल्कुल, वो सिद्धांत है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर हम इसे सिनेमैटिक अंदाज में देखें, स्क्रीन काली हो जाए और खूनी लाल रंग से ये वाक्य उभरे और पीछे पानी की लहर बैरियर से टकराकर रुक जाए, तो इसका असली मतलब क्या है? इसका स्पष्ट सिद्धांत ये है कि जल संसाधनों का साझाकरण अब क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त वातावरण पर
पूरी तरह निर्भर है। मतलब जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं, तब तक जल संधि का चलना संभव नहीं। एकदम सही। ये भूगोल और कूटनीति का सबसे सीधा टकराव है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने एक लंबी यात्रा की है। भविष्य में इस जीवन धारा का संतुलन कैसे बनेगा? स्रोत के अनुसार भविष्य का संतुलन 3 चीजों के संगम पर निर्भर करता है। एक वेन डायग्राम की तरह सोचें। पहला घेरा है पारिस्थितिकी सीमाएं। यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियरों का पिघलना। हाँ, हमें अनियमित वर्षा से निपटना होगा। दूसरा घेरा है तकनीकी हस्तक्षेप। जैसे गंगा पल्स वाला डिजिटल सिस्टम। बिल्कुल। और तीसरा सबसे अहम घेरा है सहकारी संघवाद। मतलब राज्यों का मिलकर काम करना। हाँ, जल विवादों का न्यायसंगत समाधान और अच्छे आरएनआर मानक। इन्हीं तीनों के संतुलन से नदियां भावी पीढ़ियों के लिए जीवनधारा बनी रहेंगी। अगर हम इन तीनों चमकते हुए रिंग्स को एक साथ आते देखें तो उसी केंद्र से रोशनी निकलती है। बिल्कुल, वही हमारा भविष्य है। आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि नदियां सिर्फ पानी नहीं, हमारी सभ्यता और कूटनीति की पहेली हैं। आखिर में मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जी। हम हमेशा नदियों के बहाव और जमीन के बंटवारे पर चर्चा करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का मूल स्रोत, वो ग्लेशियर, अपना स्वरूप ही बदल देंगे तो क्या होगा? ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या भविष्य के नक्शे जमीन की सीमाओं से नहीं, बल्कि पानी की आखिरी बूंदों से खींचे जाएंगे? कल्पना कीजिए कि दृश्य एक विशाल नदी से जूम इन होकर एक अकेली चमकती हुई पानी की बूंद पर आकर फेड आउट हो जाए। अगली बार किसी नदी को देखें तो सोचिएगा कि वो शांत पानी अपने भीतर कितनी रणनीतियां समेटे हुए है।